हेलो टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जानते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस की थ्योरी और इससे रिलेटेड एमसीक्यू। नाउ थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का अर्थ क्या होता है? देखिए क्या होता है, यूजर जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो सबसे पहले क्या करता है, एक सोर्स कोड लिखता है। मीन्स जिस भी यानी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो एक कोड लिखता है। कोड तैयार किया जाता है कंप्यूटर पे, तो उस कोड को रन करवाया जाता है और रन करवाने के बाद हमको इस कोड का जो भी रिजल्ट है वो फाइनल आउटपुट के रूप में यहाँ पर दिखता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर हमें बनाना है, तो यूजर ने कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोड लिखा। ठीक है, और उस कोड को हमने रन करवाया तो हमको यहाँ पे आउटपुट के रूप में एक प्रॉपर कैलकुलेटर मिल गया। ठीक है, लेकिन सोर्स कोड बनाने से लेकर उसका आंसर आने तक, यानी ये जो आउटपुट आने तक, इसके बीच में कुछ प्रोसेस होती है, कुछ स्टेप्स परफॉर्म होती हैं और उन्हीं स्टेप्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जब आप सोर्स कोड लिखते हैं और सोर्स कोड लिखने के बाद जब आप आउटपुट देखते हैं तो उसके बीच में कुछ प्रोसेस होती है और इन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए इस पूरी कंपाइलेशन प्रोसेस को जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या जानना होगा, कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले होने वाली चीज। कंपाइलेशन प्रोसेस तो कहाँ हो रही है, यहाँ पे बीच में, लेकिन उसके पहले क्या हो रहा है, सोर्स कोड लिखा जा रहा है। ठीक है, यानी प्रोग्राम लिखा जा रहा है। सोर्स कोड को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रोग्राम क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखी है, तो ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ रूल्स या फिर सेट ऑफ सिंटैक्स इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, जो यूजर कोड लिखता है बेसिकली, तो कोड के रूप में वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। देखिए जो प्रोग्राम का जो कोड है बेसिकली उसमें यूजर कोड के रूप में एक इंस्ट्रक्शंस लिखता है, निर्देश लिखता है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को किस तरीके से कार्य को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो निर्देश है वो एक तो होते नहीं, वो कई सारे निर्देश होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्रामर के द्वारा या डेवलपर के द्वारा लिखा हुआ कोड या यूजर के द्वारा लिखा हुआ प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। तो प्रोग्राम की सीधी सी डेफिनेशन हो जाती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या फिर आप इनको सेट ऑफ रूल्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप सेट ऑफ सिंटैक्स भी बोल सकते हैं। रूल्स और सिंटैक्स से यहाँ पर क्या मतलब हो गया, देखिए जब हम कोई कोड लिखते हैं तो उस कोड को लिखने के पीछे कई सारे नियम भी लागू होते हैं। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इंग्लिश बोलने के पीछे या लिखने के पीछे कई सारे नियम लागू होते हैं ना। हमें पूरी जो ग्रामर है उसको ध्यान में रखते हुए बोलनी पड़ती है इंग्लिश। हिंदी बोलेंगे तो हिंदी की भी एक व्याकरण होती है, उस व्याकरण को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी बोलते हैं या लिखते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, जब हिंदी बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार जब डेवलपर प्रोग्राम लिखता है तो उसमें भी वो क्या करता है, कुछ नियमों का पालन करते हुए प्रोग्राम को लिखता है। ठीक है, सो जो प्रोग्राम होता है उसमें कई सारे सेट ऑफ रूल्स भी लगे हुए होते हैं। देन सेट ऑफ सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स का मतलब ही सेम है, जैसे कि अभी हमने के रूल्स में क्या देखा कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं तो क्या होता है, कुछ नियमों का हम पालन करते हैं। ठीक है, कहाँ पे नाउन आएगा, कहाँ पे वर्ब आएगी, किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, कहाँ पे वास आएगा, कहाँ पे वर आएगा, आदि इत्यादि चीजों का हम पालन करते हैं ना। तो हम किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर का यूज करके कोई सेंटेंस लिखते हैं या उसको बोलते हैं तो वो क्या होता है, एक उचित और सही सेंटेंस होता है। ठीक है, यदि हम ग्रामर का फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है हम चीजों को गलत लिख जाए या गलत बोल जाए। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश बोलने के, हिंदी बोलने के भी कुछ नियम बने, यानी इनकी एक व्याकरण तैयार हुई है। ठीक है, उन्हीं के तहत हम हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं। इसी प्रकार जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को भी कंप्यूटर में किस तरीके से कोड करना है उसके नियम पहले से लिखे गए, तो वो वही नियम कहलाते हैं यहाँ पे सिंटैक्स। ठीक है, यानी कोड लिखने का एक प्रॉपर तरीका पहले से डिफाइन किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और उसी तरीके को आपको फॉलो करते हुए अपने कोड को लिखना पड़ता है। ठीक है, सो प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, सो जो प्रोग्राम है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कह लीजिए सेट ऑफ रूल्स या फिर कह लीजिए सेट ऑफ सिंटैक्स। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, रूल्स या सेट ऑफ सिंटैक्स को हम प्रोग्राम कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम बिल्डिंग प्रोसेस और कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, ये जो आपने देखा था अभी डायग्राम, ये कंपाइलेशन प्रोसेस भी कहलाता है, इसको हम बिल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। नाउ देख लेते हैं क्या होती है बिल्डिंग प्रोसेस। हमने लिखा एट अ टाइम ऑफ कंपाइलेशन वी हैव टू यूज सम स्टेप्स, यानी जब हम कंपाइलेशन की प्रोसेस करते हैं, या यूं कह लीजिए कि जब हम अपने लिखे हुए सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल के दौरान या कंपाइलेशन के दौरान कुछ स्टेप्स फॉलो होती हैं और उन्हीं स्टेप्स को हम कंपाइलेशन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं पार्ट ऑफ कंपाइलेशन, यानी जब हम कंपाइलेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तब उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होती हैं। तो पहली स्टेप वो कौन सी होती है, प्री प्रोसेसर, दूसरी होती है कंपाइलर, तीसरी होती है असेंबलर और चौथी होती है लिंकर। ठीक है, हम यहाँ पे इसको एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, एक सोर्स कोड लिखते हैं जिसको आप .c के नाम से सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम का नाम दे दिया ABC। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोग्राम का नाम देने से काम नहीं चलेगा, आप कुछ भी दे सकते हो। ABC दे दिया आपने, सपोज कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया तो आपने उसका नाम कैलसी दे दिया, लेकिन नाम के साथ साथ आपको .c लगाना होगा। ठीक है, फाइन, ओके। सो आप कोई भी प्रोग्राम बनाइए या डेवलपर कोई भी प्रोग्राम बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं या उसको हम सोर्स फाइल कहते हैं, और उस सोर्स कोड को .c के एक्सटेंशन से सेव करना होता है। नाउ देन आफ्टर जो भी आपने सोर्स कोड लिखा है, ये सोर्स कोड क्या होता है, फिर एक्सपेंड होता है किसके द्वारा, प्री प्रोसेसर के द्वारा। एक्सपेंड कैसे होगा, एक्सपेंड कैसे होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप जब भी सी का सोर्स कोड लिखते हैं तब सबसे पहले क्या लगाते हैं, सबसे पहले आप यूज करते हैं हैश इंक्लूड। ओके, सो ये जो हैश इंक्लूड का आप यूज करते हैं और हैश इंक्लूड लिखने के बाद आप यहाँ पे जो फाइल है उसका नाम लिखते हैं, सपोज iostream.h। तो बेसिकली इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है कि iostream नाम की कोई फाइल कंपाइलर के अंदर रखी हुई है, उस फाइल को हम अपने प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं। देखिए, कंपाइलर जो है इसकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसमें ढेर सारी फाइलें रखी हुई हैं और हर फाइल के अंदर डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस जो कि हम सी में यूज करते हैं, उन फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो कुछ हमारे फंक्शंस कॉमन होते हैं, जैसे कि ठीक है प्रिंट एफ हुआ, स्कैन एफ हुआ, इस तरीके के फंक्शन का हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, तो जिस भी प्रकार के फंक्शन को हम अपने सी प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड फाइल हमको लाइब्रेरी में से लेनी होती है। ठीक है, तो हम जब भी अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो यदि हम प्रिंट का फंक्शन लिखेंगे या स्कैन एफ का फंक्शन लिखेंगे तो हमको iostream.h फाइल को यूज करना ही होगा। फाइन, ओके। इसी प्रकार ढेरों फंक्शन से और वो ढेरों फंक्शंस लाइब्रेरी में मौजूद है, या कह लीजिए कि सी कंपाइलर के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर कई सारी फाइल्स हैं और उन सब अलग अलग फाइल्स में अलग अलग प्रकार के फंक्शन मौजूद हैं। तो जिस भी प्रकार का फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, उस प्रकार की फाइल को हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो इंक्लूड करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप सबसे पहले हैश लिखिए, इंक्लूड लिखिए, फिर इस तरीके से आप ब्रैकेट्स लगाइए और फिर फाइल का नाम लिखिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा iostream.h। फाइन, ओके। सो ये जो आप हैश इंक्लूड लिखते हो, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, फिर से सुन लीजिए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, नाउ अब क्या होता है कि ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसमें हमने क्या डिफाइन किया, वो iostream.h। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, ये जो iostream.h की जो फाइल है उसको इंक्लूड करवाएगा अपने प्रोग्राम में। फाइन, दूसरा काम प्री प्रोसेसर क्या करता है, आप जब प्रोग्राम का कोड लिखते हो तब आप इसमें कुछ कमेंट्स लिखते हो। ठीक है, तो जो कमेंट्स हैं उनको भी रिमूव करने का काम कहां पर होता है, प्री प्रोसेसर में ही होता है। फाइन, सो प्री प्रोसेसर का काम होता है कि जो भी यूजर ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज किया है, या कह लीजिए जिस भी प्रकार की फाइल को यहाँ पे उसने बताया है, उस फाइल को यूजर के द्वारा लिखे हुए कोड के साथ में जोड़ने का काम, यानी लाइब्रेरी से उठा के इस फाइल को प्री प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोग्राम के साथ जोड़ देगा। साथ ही साथ में दूसरा काम क्या करेगा प्री प्रोसेसर, जितने भी कमेंट आपने लिखे हुए अपने प्रोग्राम में उनको रिमूव कर देगा, क्योंकि आपके द्वारा लिखे हुए कमेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के या
कंपाइलर के किसी भी काम के नहीं होते हैं। फाइन, ओके। अब तीसरी चीज, प्री प्रोसेसर फाइल को इंक्लूड करेगा, कमेंट को हटाएगा, फिर ऐसा करने के बाद वो क्या करेगा, एक प्री प्रोसेस फाइल को तैयार करेगा, और फिर प्री प्रोसेसर फाइल जब तैयार हो जाती है तब उसका नाम .i से सेव कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में क्या नाम था इसका, जब आपने सेव की थी फाइल तो abc.c नाम था। अब प्री प्रोसेसर ने क्या किया, इसकी प्री प्रोसेस फाइल बनाई और इसका नाम कर दिया abc.i। फाइन, ओके। नाउ अब इसके बाद फिर प्रोसेस आगे बढ़ी, तो प्री प्रोसेसर ने जो abc.i फाइल तैयार की है, ये फाइल मीन्स प्री प्रोसेस की जो फाइल यानी प्री प्रोसेस फाइल जो है वो पहुंच जाती है कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर क्या करेगा, जो भी यूजर ने प्रोग्राम लिखा हुआ है इस पूरे प्रोग्राम के सिंटैक्स को चेक करेगा। सिंटैक्स यानी मैंने अभी आपको बताया था, सिंटैक्स का मतलब कोड को लिखने का तरीका। ठीक है, अगर आपने इस कोड को लिखने के तरीके में यानी इस कोड लिखने के तरीके में कुछ भी गलती की है तो कंपाइलर आपको अपनी गलती बताएगा कि आपने गलती करी, आप इसको सुधारिए। जब तक नहीं सुधारोगे कंपाइलर आपके प्रोग्राम को आगे ही नहीं बढ़ाएगा। फाइन, यानी आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। यदि एरर है तो कंपाइलर आपको बताता है कि आपने अपने कोड में ये एरर की है, यानी ये सिंटैक्स गलत लगाया है, इसको आप पहले सुधारिए। ठीक है, जब आप उसको सुधारते हैं तभी कंपाइलर आपके प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है। फाइन, ठीक है। तो अब कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि आपने कोड सही लिखा है या गलत लिखा है, तो वही बात मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी प्रोग्रामिंग को लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ये सिंटैक्स कंपाइलर में पहले से क्या है, सेट है, यानी आप जो भी कोड लिखते हो उस कोड को लिखने का तरीका कंपाइलर के अंदर पहले से सेट है। ठीक है, तो अगर आप कोड लिखने में कोई भी गलती करते हो तो कंपाइलर जो भी सिंटैक्स उसके अंदर सेट है उसको देख के वेरीफाई कर लेता है कि ये जो कोड है इसको इस तरीके से लिखना है, लेकिन यूजर ने गलत तरीके से लिखा है, तो वो आपको बताएगा ये कोड आपने इस तरीके से गलत लिखा है, इसको आप सही करिए। ठीक है, वैसे एक नोटिफिकेशन आपको देगा, एरर मैसेज आपको देगा। फिर जब आप इस प्रोग्राम को सही कर देंगे, ठीक है, तो अब क्या करेगा आपका कंपाइलर, आपका डेटा आपका कोड सही हो जाने के बाद अब आपकी जो फाइल है इसका रूप बदल देगा। इसका रूप बदल के ये कर देगा अब इसको abc.s। फाइन, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आया कुछ कि आप जो भी कोड लिखते हो उसको आप .c से सेव करते हो। आपके द्वारा लिखा हुआ कोड प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर आपके कोड में जो लिखा हुआ, आपके कोड में लिखी हुई जो हेडर फाइल्स हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, उनको क्या करता है, एक्सपेंड करता है, कमेंट्स को रिमूव कर देता है और आपकी फाइल को .i के नाम से सेव कर देता है और फिर उस फाइल को दे देता है कंपाइलर को। फिर कंपाइलर आपके द्वारा लिखे हुए कोड को चेक करता है, यदि इसमें कोई गलती पाई जाती है तो आपको एरर मैसेज शो करवाता है, यदि गलती नहीं पाई जाती तो फिर उस फाइल को .s के नाम से सेव कर देता है। ठीक है, या फिर गलती पाई जाती है, आपको एरर बताता है और आप जब एरर सुधार देते हो, जब कोड पूरा सुधर जाता है तब वो क्या करता है, आपकी फाइल को .s के नाम से सेव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन है, या तो आपकी फाइल पहले से सही है तो डायरेक्टली वो .s के नाम से सेव हो जाएगी, यदि सही नहीं है यानी आपने इस कोड में गलती करी तो कंपाइलर आपको एरर मैसेज बताएगा, फिर आप उस कोड को सुधारोगे, तो जब आपका कोड सुधर जाएगा, सही हो जाएगा, तब फिर कंपाइलर इस फाइल को .s के नाम से बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, .s के नाम से कौन सी फाइल बनती है, .s के नाम से बनती है असेंबली कोड की फाइल। यानी यदि आपका सिंटैक्स पूरा सही होता है, आपका प्रोग्राम पूरा सही होता है, तो कंपाइलर आपके द्वारा लिखे हुए सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, और असेंबली कोड में जब वो कन्वर्ट करता है तब आपकी फाइल को नाम देता है वो abc.s। नाउ जब आपकी फाइल abc.s के नाम से बन जाती है तब कंपाइलर आपकी इस फाइल को सौंप देता है असेंबलर को। ठीक है, अब असेंबलर जो भी इसके पास असेंबली की फाइल आई है या असेंबली का कोड आया है, इसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। यानी अब असेंबलर क्या करेगा, इसके पास जो abc.s नाम की फाइल आई है ना, इस फाइल को बना देगा वो abc.o। फाइन, ओके। फिर जब आपकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है
तब ऑब्जेक्ट फाइल जाती है लिंकर के पास। लिंकर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को लाइब्रेरी से लिंक करता है, लाइब्रेरी से लिंक करता है और लिंक करने के बाद वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को जनरेट करता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जब बनती है तब इस कंडीशन में क्या होता है, जो लिंकर है वो आपकी फाइल का नाम को फिर चेंज करता है। ठीक है, जैसे असेंबलर ने आपकी फाइल का नाम क्या कर दिया था, आपकी फाइल का नाम को .o के नाम से सेव कर दिया था, इसने abc.o कर दिया था और abc.o करके इसने लिंकर को सौंप दिया था। लिंकर ने abc.o नाम की जो फाइल है इसको अब कन्वर्ट कर दिया abc.exe फाइल में, यानी आपकी फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो लिंकर के द्वारा तैयार की जाती है। फाइन, फिर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी बन चुकी है यही फाइल मेमोरी में जाके लोड होती है और रन होती है और फिर जाके आपको ये आउटपुट मिल जाता है। ओके फाइन, सो कंपाइलेशन प्रोसेस अभी आपने देखी। कंपाइलेशन प्रोसेस में सबसे पहले आप सोर्स कोड लिखोगे, सोर्स कोड के बाद यानी आपने जो सोर्स फाइल बनाई है उसके बाद आपका डेटा प्री प्रोसेसर के पास जाता है, प्री प्रोसेसर कंपाइलर के पास भेजता है, कंपाइलर अपना काम करने के बाद उस फाइल को असेंबलर के पास भेजता है और असेंबलर उस फाइल को काम करने के बाद लिंकर के पास भेजता है, जिसमें लिंकर लाइब्रेरी से लिंक करता है आपकी फाइल को और फिर उस फाइल को वो .exe में कन्वर्ट करता है, यानी वो आपके सोर्स कोड की फाइल को एक्जीक्यूटेबल फाइल के रूप में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद मेमोरी में लोड करा के आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। फाइन, तो फिर उसके बाद आपको फाइनली जो आउटपुट है या रिजल्ट है वो इस तरीके से मिल जाता है। आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। आइए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने थ्योरी के रूप में भी सारी चीजें तैयार की हैं। तो रोल ऑफ प्री प्रोसेसर हमने बताया है कि क्या करता है, टू रिमूव ऑल कमेंट्स, सारी कमेंट्स को रिमूव करता है, इन्फॉर्म कंपाइलर बाय इंक्लूडिंग हेडर फाइल्स एंड लाइव फंक्शन। ठीक है, मींस प्री प्रोसेसर क्या करता है, जो भी हेडर फाइल्स लगाई हुई हैं या जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस का आप यूज करो अपने प्रोग्राम में उन सबको कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है, या ये कह लीजिए कि जो भी हेडर फाइल बनाई है उनको एक्सपेंड कर देता है, उसके बारे में पूरी वो सारी फाइलों को एक्सपेंड कर देता है आपके प्रोग्राम में। ठीक है, या लाइव फंक्शन को एक्सपेंड कर देता है आपके प्रोग्राम में। फिर प्री प्रोसेसर जो है वो आपके द्वारा लिखे हुए सोर्स कोड को एक प्री प्रोसेस फाइल के रूप में कन्वर्ट करता है और इसका नाम क्या दे देता है वो, जैसे सपोज आपने कोई फाइल बनाई उसका नाम grade.c है तो प्री प्रोसेसर उस फाइल को grade.i नाम दे देगा। मीन्स grade.i यानी कोई भी फाइल है उसका नाम .i है तो ध्यान रखिएगा वो एक प्री प्रोसेस फाइल है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं हम रोल ऑफ कंपाइलर। कन्वर्ट प्री प्रोसेस कोड इनटू असेंबली कोड। कंपाइलर क्या करता है, जो भी प्री प्रोसेस की हुई फाइल से कोड मिलता है यानी .i के रूप में उसको जो भी फाइल मिलती है उस फाइल को कंपाइलर कन्वर्ट करता है असेंबली कोड में। ठीक है, और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर चेक ऑल रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड सिंटैक्स इन दी प्रोग्राम। ठीक है, आपने प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जो भी सिंटैक्स लिखा हुआ है, यानी जो भी आपने कोड लिखा हुआ है उस कोड के रूल्स और सिंटैक्स को चेक करता है कि आपने प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है या नहीं लिखा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने क्या देखा, कंपाइलर जो है वो क्या करता है, आपके कंपाइलर क्या करता है, जो भी उसको प्री प्रोसेस कोड मिला है उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी पूरी प्रोसेस क्या हो गई। अब आपने grade.c नाम की सपोज फाइल बनाई, प्री प्रोसेस ने उसको grade.i के नाम से बना दी है ना, ये भी कैपिटल या फिर ये क्या स्मॉल आएगा, है ना, सेम नाम से बनती है, अलग अलग नाम से नहीं बनती, नाम सेम होता है, एक्सटेंशन अलग होते चले जाते हैं। सो grade.c हमने यहाँ भी तो ये गलती नहीं करी, यहाँ भी हो गई गलती, है ना, ये जो g है ये भी कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, है ना, क्योंकि सेम नाम सेम रहता है, स्मॉल में तो स्मॉल लेटर में रहेगा, कैपिटल है तो कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ grade.i के नाम से किसने बनाई फाइल, प्री प्रोसेसर ने। फिर प्री प्रोसेसर ने जब कंपाइलर को फाइल सौंपी तो कंपाइलर ने उस फाइल को .s के नाम से बना दिया। नाउ अब बारी आती है रोल ऑफ असेंबलर की। तो असेंबलर क्या कर रहा है, कन्वर्ट असेंबली कोड और s फाइल इनटू obj। ठीक है, जो असेंबलर है वो असेंबली कोड में की जो फाइल उसके पास आई है उसको obj फाइल में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ असेंबलर
ना अब पूरी प्रोसेस फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले तो grade.c नाम से फाइल आपने तैयार की थी, है ना, यहाँ पे भी स्मॉल कर दीजिए जी को, फाइन। फिर उसके बाद ये फाइल पहुंची थी प्री प्रोसेसर के पास, प्री प्रोसेसर ने इसको .i के नाम से बनाया। फिर प्री प्रोसेसर ने इसको सौंपी कंपाइलर को, कंपाइलर ने grade.s के नाम से बनाया, सॉरी grade.s के नाम से बनाया। फिर कंपाइलर इस फाइल को सौंप दिया असेंबलर के पास और असेंबलर ने इस फाइल को grade.obj के नाम से बना दिया। अब बारी आती लिंकर की, तो लिंकर ने क्या किया, जो भी ऑब्जेक्ट फाइल उसके पास आई थी उस फाइल को exe फाइल में कन्वर्ट किया। ये पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले जो फाइल है वो grade.c के नाम से आपने बनाई, फिर उसके बाद वो फाइल प्री प्रोसेसर द्वारा .i के रूप में कन्वर्ट हुई। फिर प्री प्रोसेसर ने फाइल सौंप दी कंपाइलर को, कंपाइलर ने उस फाइल को .s के रूप में तैयार किया। फिर .s के रूप में कंपाइलर ने फाइल को तैयार करके असेंबलर को सौंप दिया, असेंबलर ने उस फाइल को फिर .obj के नाम से तैयार किया। obj के नाम से तैयार करने के बाद असेंबलर ने उस फाइल को लिंकर के पास सौंप दिया, लिंकर ने अब उस फाइल को बना दिया grade.exe। और फाइनली फिर मेमोरी में लोड हो जाता है आपका प्रोग्राम और फिर आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। तो ये पूरी स्टेप है आपकी कंपाइलेशन की, फाइन। ओके, सो इसके पहले लिखा जाता है यहाँ पे सोर्स कोड लिखने के बाद ये पूरी स्टेप कंपाइलेशन की है और फिर फाइनली जाके आपको मिल जाता है आउटपुट। अब आगे से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द प्रोग्रामर टू डिफाइन कांस्टेंट। आप किस तरीके से कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करके आप अपने प्रोग्राम में कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं। तो आपको यदि अपने प्रोग्राम में कुछ कांस्टेंट बनाने हैं, यानी कुछ ऐसे आइडेंटिफायर बनाने हैं जिनकी वैल्यू सेम रहेगी, तो फिर आप क्या करोगे, उसको हैश डिफाइन, यानी आप अपने प्रोग्राम की शुरुआत में लिख दोगे हैश डिफाइन और फिर आपने लिख दिया a और देन आपने लिख दिया 15, है ना। तो यहाँ आप a यूज करोगे, वहां पे a की वैल्यू 15 ही रहेगी, यानी आपने ये वैल्यू क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी और किसके नाम से कर दी, a के नाम से, ठीक है। सो प्रोग्रामर जो है वो अपने डेटा को कांस्टेंट बना सकता है, ठीक है। अब कांस्टेंट बनाने के लिए उसने क्या लगा, हैश डिफाइन। तो जो भी चीजें हैश को फॉलो करते हुए लगती हैं उनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं, फाइन। तो ये भी आपका, जैसे आपने अभी पढ़ा ना, हैश इंक्लूड पढ़ा, हैश इंक्लूड और आप कोई हेडर फाइल मींस iostream.h हेडर फाइल लगा रहे हो, वो भी क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। इसी प्रकार जो हैश लग जाता है, इसी प्रकार ये हैश डिफाइन भी क्या हो जाती है, आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के रूप में ही रहती है, ठीक है। सो प्री प्रोसेसर के द्वारा आप कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। नाउ विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस की सबसे पहली स्टेज क्या है, अभी आप पढ़ के आए, प्री प्रोसेसिंग। मीन जब आपका सोर्स कोड तैयार हो जाता है उसके बाद सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, प्री प्रोसेसर की, ठीक है। मीन्स प्री प्रोसेसिंग होती है आपके प्रोग्राम की। विच फाइल इज कन्वर्टेड टू एन ऑब्जेक्ट फाइल। कौन सी फाइल है जो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होती है, मीन्स ओबीजे फाइल में कौन सी फाइल कन्वर्ट होती है। मैंने अभी आपको बताया था असेंबली फाइल, ठीक है। असेंबली फाइल में जो आपकी .s फाइल है वो .obj में जाके कन्वर्ट होती है, ठीक है। सो .s वाली जो फाइल है वो कौन सी होती है, आपकी असेंबली फाइल, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द इंक्लूड फाइल। इनमें से कौन सी इंक्लूड फाइल है, तो फिर कौन सी हो जाएगी, हमारी प्री प्रोसेसर। अभी मैंने बताया था ना कि आप इंक्लूड लगाने के लिए पहले क्या लिखते हैं, हैश। तो जो आप हैश इंक्लूड लिखते हैं बेसिकली वो क्या होता है, आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है ये इतनी सारी फाइलें में से कौन सी इंक्लूड फाइल है, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जो फाइलें होती हैं वो आपकी कौन सी होती है, इंक्लूड फाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा, प्री प्रोसेसर। Which of the following contains the hexadecimal code? इनमें से कौन सी फाइल है जो कि हेक्साडेसिमल कोड को कन्वर्ट करती है, तो आंसर आपके सामने दिख रहा है ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। देखिए जो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है बेसिकली उस फाइल को मशीन के द्वारा रीड किया जाता है, ठीक है। और जो मशीन है वो कोड को क्या करती है, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में तैयार करती है, ठीक है। सो जो ऑब्जेक्ट फाइल है बेसिकली उसके अंदर आपकी कंप्यूटर मशीन को समझने वाला हेक्साडेसिमल कोड
कोड रहता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट फाइल में कौन सा कोड रहता है? हेक्साडेसिमल कोड। Which of the following produces an assembler file in the compilation process? ठीक है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम है या कौन सी इनमें से कौन सा है जो कि असेंबलर फाइल तैयार करता है कंपाइलेशन की प्रोसेस में? तो असेंबलर जो फाइल है वो कंपाइलर के द्वारा तैयार की जाती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। असेंबलर फाइल को कौन तैयार करता है? कंपाइलर। कंपाइलर असेंबलर के लिए फाइल तैयार करके असेंबलर को सौंपता है, ठीक है। यानी कंपाइलर डॉट एस नाम की फाइल बनाता है जो कि असेंबली फाइल होती है, और इस असेंबली फाइल को असेंबलर को सौंपा जाता है, और जो असेंबलर है वो ओबीजे फाइल बनाता है जो कि लिंकर को सौंपी जाती है। Which of the following process the source code before it goes to the compiler? ठीक है, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाने से पहले फॉलो करता है? तो सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाने से पहले क्या करता है? अपने प्रोग्राम को प्री प्रोसेस करता है, ठीक है। यानी जो सोर्स कोड है वो सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास जाता है, फिर कंपाइलर के पास जाता है। Which of the following function can interpret data in the C language? अब आपके पास कुछ फंक्शन आ रहे हैं जिसमें आपको बताना है कि सी लैंग्वेज के अंदर यदि आपको डाटा इंसर्ट कराना है तो किस फंक्शन से आप करा सकते हो। तो वो फंक्शन होता है आपका स्कैनएफ। देखिए ऊपर लिखा प्रिंटएफ। प्रिंटएफ से तो क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट होती है कोई भी चीज, लेकिन आपको कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा भेजना है तो आपको स्कैनएफ फंक्शन का यूज करना होगा। Which statement is used to condense the code to improve the eligibility? ठीक है, देखिए जब भी आपको अपने कोड को इम्प्रूव करना हो या फिर आपका कोई बड़ा कोड है उसको छोटा सा संक्षिप्त रूप में तैयार करना हो या संक्षिप्त रूप में उसके बारे में बताना हो तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं उसमें हैश डिफाइन मैक्रो, ठीक है। हम मैक्रोस का यूज करके अपने प्रोग्राम के कोड को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी कोड को यदि हमें बार बार कॉल करना है तो उसको भी हम इस तरीके से मैक्रो में डिफाइन करते हैं। ओके फाइन स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।